हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे एमनेशिया की। एमनेशिया स्मृति लोप। स्मृति लोप होता क्या है? स्मृति लोप में व्यक्ति जो है वो अपने सीखे गए या जो उसकी अर्जित अनुभूतियाँ होती हैं उसका वह प्रत्यक्षण करने में असमर्थ होता है। स्मृति लोप में जो व्यक्ति है और जो उसने सीखा है या जो एक्वायर किया है, वो जो उसकी अनुभूतियाँ होती हैं, जो इसका एक्सपीरियंस होता है, वह उनकी पहचान नहीं कर पाता या उनका प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाता। इसका कारण कई हो सकता है, जैसे दुर्घटना हो गई, कोई एक्सीडेंटल केस है, उसमें भी अगर हिप्पोकैम्पस पे चोट आ जाती है तो जो पर्सन है वो उसके अंदर स्मृति लोप होने की संभावना बढ़ जाती है। या कोई लंबी बीमारी है, काफ़ी दिनों से पर्सन बीमार चल रहा है, उस कंडीशन में भी हो सकता है। या किसी ऐसी मेडिसिन को उसने यूज़ किया है या एक्स्ट्रा अल्कोहल जिसने यूज किया है, तो उस कंडीशन में भी, या ड्रग्स एब्यूज़ पर्सन है तो उस कंडीशन में भी आपकी अमनेशिया की कंडीशन आ जाती है। अब स्मृति लोप में यहाँ जो उसकी मेमोरी में होता है, व्यक्ति की जो मेमोरी में, जो उसकी स्मृति में होता है, वह उनकी पहचान करने में असमर्थ होता है या उसका प्रत्यक्षीकरण पर्सन नहीं कर पाता है। इसी स्थिति को एमनेशिया या स्मृति लोप कहा जाता है। ठीक है। यहाँ ये जो स्मृति लोप है वो दो तरह का होता है। स्मृति लोप आपका दो प्रकार का होता है: पश्चगामी स्मृति लोप, अग्रगामी स्मृति लोप। पश्चगामी स्मृति लोप और अग्रगामी। पश्चगामी जो स्मृति लोप होता है उसमें जो व्यक्ति है अपनी उन अनुभूतियों को, जो उसने एक्वायर किया था, जो उसने सीखा था, जो उसकी सीखी गई अनुभूतियाँ थी, उनमें से वह उन अनुभूतियों को एलटीएम में संचित नहीं रख पाता। एलटीएम में, लॉन्ग टर्म्स मेमोरी में नहीं रख पाता, जो स्मृति लोप उत्पन्न करने वाली घटना से पहले प्राप्त हुए हैं। एक बार फिर से इसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ है कि जो पश्चगामी स्मृति लोप है उसमें व्यक्ति, पश्चगामी स्मृति लोप में व्यक्ति उन अनुभूतियों को या उन साहचर्यों को एलटीएम में नहीं रख पाता जो स्मृति लोप उत्पन्न करने वाली घटना से पहले प्राप्त हुए होते हैं। यानी जब स्मृति लोप हुआ उससे पहले जो उसके साथ घटना घटित हुई या जो उसकी अनुभूतियाँ थीं, उसको वो एलटीएम में नहीं रख पाता। यहाँ एलटीएम वही लॉन्ग टर्म्स मेमोरी की यहाँ बात की जा रही है। तो यहाँ बस आपको ध्यान इतना सा ही देना है कि आपका पश्चगामी स्मृति लोप व्यक्ति में तब उत्पन्न होता है जब कोई जो ऐसी घटनाएं हैं जो स्मृति लोप उत्पन्न करने वाली थी वो उत्पन्न हुई, यानी घटना हुई, और स्मृति लोप के अंतर्गत वो पिछली घटनाओं को, जो घटना घटित होने से पहले हुई थी, उनको अपनी स्मृति में नहीं ला पाता या एलटी में उसके नहीं रह पाती। यहाँ कहने का मतलब है कि इस तरह की जो अवस्था होती है, इस तरह की जो अवस्था होती है, इसमें व्यक्ति जो स्मृति लोप उत्पन्न होने के दिन से पहले की जो अनुभूतियाँ होती हैं उनकी याद को वो खो देता है। एक बार फिर से इस पर ध्यान दीजिएगा। इस तरह की जो अवस्था है स्मृति लोप की, ये जो पश्चगामी अवस्था है, इसमें व्यक्ति जो है वो स्मृति लोप उत्पन्न होने के दिन से पहले की, स्मृति लोप उत्पन्न होने के पहले की अनुभूतियों को खो देता है। यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी विषय सूची को लर्न कर लिया, सीख लिया, या उसकी अनुभूतियों को अपने अंदर इनकोड कर लिया। क्लियर है? अब इन इनकोडिंग के बाद सपोज दैट उसको कहीं चोट आ जाती है ब्रेन में, या कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, या एक्स्ट्रा अल्कोहल लेने की वजह से डैमेज कंडीशन एमनेसिया की आ रही हो, तो इस कंडीशन में जो उसने पहले की अनुभूतियों को याद करके रखा था, सीख करके रखा था, उसे वह एलटीए में ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है और वह उससे रिकॉल करने में असमर्थ हो जाता है या वो उसे याद नहीं रख पाता है। ये जो घटना होती है इसे कहा जाता है पश्चगामी स्मृति लोप।
यानी स्मृति लोप होने से पहले ही जो आपकी सूचनाएं थी वो आपके मस्तिष्क में अब नहीं आ पा रही हैं, आरटीएम में नहीं ट्रांसफर हो पा रही हैं। नेक्स्ट है आपका अग्रगामी स्मृति लोप। अग्रगामी स्मृति लोप में जो व्यक्ति है, अग्रगामी स्मृति लोप में जो व्यक्ति है उसके एलटीएम में जो उन अनुभूतियों को संचित नहीं रख पाता है, व्यक्ति उन अनुभूतियों को संचित नहीं रख पाता जो स्मृति लोप उत्पन्न करने वाली घटना के बाद प्राप्त होते हैं। यहाँ क्लियर हो रहा है? यहाँ कहने का मतलब है अग्रगामी स्मृति लोप तब उत्पन्न होगा जब एलटीएम में व्यक्ति उन अनुभूतियों को नहीं रख पा रहा है जो स्मृति लोप उत्पन्न होने के बाद प्राप्त हुए हैं, स्मृति लोप उत्पन्न होने के बाद प्राप्त हुए हैं। यानी अगर पर्सन कुछ अनुभूतियों के अपने पास रख पा रहा था स्मृति लोप होने से पहले, लेकिन जब स्मृति लोप हो गई, एमनेशिया की कंडीशन आ गई, एमनेशिया हो गया, उसको याददाश्त चली गई, अब उसके बाद यहाँ पे स्मृति लोप हो रहा है, याद उसे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर जब उसकी स्मृति लोप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसके बाद स्मृति लोप की स्थिति उत्पन्न होने के बाद जब व्यक्ति को कोई सूचना दी जाती है, कोई विषय वस्तु लर्न करने के लिए दिया जाता है, तो वह उन विषय वस्तु को, उन सूचनाओं को एलटीएम में रखने से असमर्थ हो जाता है, एलटीएम में वो ट्रांसफर नहीं कर पाता है। कब नहीं कर पाता? जब स्मृति लोप उत्पन्न हो चुका है, उसके बाद की जब वो घटनाओं को अपने एलटीएम में ट्रांसफर नहीं कर पाता है, तो इससे जो उत्पन्न होता है इसे कहा गया है आपका अग्रगामी स्मृति लोप। क्लियर है? यहाँ पर कहने का मतलब है कि इस अवस्था में व्यक्ति में जो स्मृति लोप उत्पन्न होने के दिन के बाद जो अनुभूतियां प्राप्त होती हैं उसे वह एलटीएम में संचित रखने में असमर्थ होता है। इन दोनों तरह के जो स्मृति लोप हैं, चाहे अग्रगामी स्मृति लोप है चाहे पश्चगामी स्मृति लोप है, ये दोनों तरह के जो स्मृति लोप हैं, इन सबके अध्ययन में एलटीएम का जो स्मृति चिन्ह है, जो मेमोरी ट्रेस है, उसका मस्तिष्क के किसी स्पेसिफिक भाग में उपस्थित होने का पर्याप्त सबूत नहीं मिलता। चाहे अग्रगामी स्मृति लोप हो चाहे पश्चगामी स्मृति लोप हो, इन दोनों स्मृति लोप में एलटीएम में जो आपके मेमोरी ट्रेस होते हैं उसका ब्रेन पे, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि ब्रेन में स्पेसिफिक पार्ट आपके हिपोकैम्पस की और नर्वस सिस्टम में अगर बात करें तो न्यूरोट्रांसमीटर की एसिटिलकोलिन आपके एलटीएम के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी होता है, ये भी आपको पता है। तो जो एलटीएम में आपके न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन जो है उसके लिए उत्तरदायी है, ऐसा जो एरिया है जहाँ पे आपके इस मेमोरी के ट्रेस बनते हैं, वहाँ पर जो स्टडी की गई अग्रगामी और पश्चगामी जो स्मृति लोप है इसकी स्टडी की गई, तो स्टडी में ये मिला कि जो ये मेमोरी ट्रेस हैं ब्रेन के जो स्पेसिफिक पार्ट में बनते हैं, उपस्थित रहते हैं, जैसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे रहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर पे रहते हैं, आपके हिपोकैम्पस पे रहते हैं, ये जो उपस्थित होते हैं वो अग्रगामी या पश्चगामी स्मृति लोप में उपस्थित नहीं होता है। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ बस आपको ध्यान यही रखना है स्मृति लोप एमनेशिया की कंडीशन में कि जो स्मृति लोप उत्पन्न होते हैं अगर उसमें अग्रगामी स्मृति लोप है, तो अग्रगामी स्मृति लोप का मतलब कि स्मृति लोप की स्थिति उत्पन्न होने के बाद की जो हमारी विषय वस्तु है, जो हमारी अनुभूतियां हैं, उसको हम एलटीएम में ट्रांसफर नहीं कर पाते या एलटीएम में हम सिलेक्ट करके नहीं रख पाते, इनकोड करके नहीं रख पाते। ऐसी जो परिस्थिति होती है उसे कहा गया है अग्रगामी स्मृति लोप। पश्चगामी स्मृति लोप की स्थिति में जो व्यक्ति होता है, स्मृति लोप उत्पन्न होने से पहले की जो घटनाएं हैं, स्मृति लोप उत्पन्न होने से पहले की जो घटनाएं हैं, व्यक्ति उनको अपने इस एलटीएम में रखने में असमर्थ होता है, यानी एलटीएम में ट्रांसफर करने में वो असमर्थ होता है। इस स्थिति को कहा गया है पश्चगामी स्मृति लोप।
क्लियर है? अगर हम बात करें कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम या अल्जाइमर सिंड्रोम की, कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम या अल्जाइमर सिंड्रोम की, तो यहाँ पहले ये जान लीजिए कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम है क्या। तो यह जो सिंड्रोम है एक ऐसी अवस्था है, जो सिंड्रोम है एक ऐसी अवस्था है, चाहे मैं कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम की बात करूँ चाहे अल्जाइमर सिंड्रोम की बात करूँ, ये एक ऐसी अवस्था है जो अधिक दिनों तक अल्कोहल लेने से उत्पन्न होता है, शराब लेने से। ठीक है, बहुत दिनों तक अगर कोई पर्सन अल्कोहली पर्सन है और बहुत दिनों तक उसने अल्कोहल ले रखा है, बराबर वो पी रहा है, तो वैसी जब कंडीशन होती है तो उसमें जो आपकी कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम और अल्जाइमर सिंड्रोम दोनों की उत्पन्न होने की संभावना होती है। तो ये जो इन सिंड्रोम है एक ऐसी अवस्था है जो पर्सन अगर बहुत दिनों से अल्कोहल ले रहा है तो इससे व्यक्ति में गंभीर रूप से पश्चगामी स्मृति लोप उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी अगर पर्सन अल्कोहल रेगुलरली ले रहा है, रेगुलर अल्कोहलिक पर्सन ही है, तभी ये कंडीशन आएगी। इतना ध्यान रखिएगा कि अल्कोहलिक पर्सन है, अगर बहुत दिनों से वो ले रहा है और अल्कोहलिक पर्सन है तो उसमें पश्चगामी जो स्मृति लोप है उसकी उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी डेथ के बाद उनके ब्रेन की स्टडी की गई। ऐसे पर्सन जो कि अल्कोहलिक पर्सन है और अल्कोहलिक होने के साथ ही उनमें पश्चगामी स्मृति लोप उत्पन्न हुआ, तो उनकी डेथ के बाद जब उनकी ब्रेन का स्टडी किया गया, उनकी ब्रेन के स्पेसिफिक पार्टों का जितने पार्ट थे उनकी स्टडी की गई, तो इससे ये पता चला कि जो ऐसे पर्सन होते हैं जिनमें पश्चगामी स्मृति लोप उत्पन्न हुआ है, जिनमें पश्चगामी स्मृति लोप उत्पन्न हुआ है, उनमें उनका जो डांस फैलन होता है, उनका जो डांस फैलन, मैं आपको इससे पहले ब्रेन का पार्ट पढ़ाई भी थी, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ब्रेन के आपके फीसर ऑफ रोलेंडो और फीसर ऑफ सिल्विसियस, इन दो बड़ी दरारों से ब्रेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें डायंसिफेलन, टेलेंसिफेलन, मेजेंसिफेलन, माइंसिफेलन। तो जो आपका डायंसिफेलन टेलेंसिफेलन है वो आपके फोर ब्रेन का पार्ट है, मेजेंसिफेलन मिड ब्रेन का पार्ट है, माइंसिफेलन आपके हिंड ब्रेन का पार्ट है। यहाँ पे जो पर्सन अल्कोहलिक है और जिसमें पश्चगामी स्मृति लोप उत्पन्न हुए हैं, जिनमें पश्चगामी स्मृति लोप उत्पन्न हुए हैं, उनकी डेथ के बाद जब उनकी ब्रेन की स्टडी की गई तो उनके डांस फिल्म की स्टडी की गई, क्योंकि ये स्पेसिफिक ब्रेन का पार्ट है। तो डांस फिल्म के जो अंश थे, विशेष रूप से डांस फिल्म में आपके थैलेमस और हाइपोथैलेमस आते हैं, क्योंकि डांस फिल्म का पार्ट ही होता है थैलेमस हाइपोथैलेमस। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो होते हैं वो क्षतिग्रस्त हुए रहते हैं। ये स्टडी से पता चला। किसकी स्टडी से पता चला? यहाँ पे उन पर्सन की स्टडी से पता चला जो पर्सन रेगुलरली अल्कोहल ले रहे हैं और उनमें पश्चगामी स्मृति लोप की स्थिति उत्पन्न हुई है। जब ऐसे व्यक्तियों की जिनमें पश्चगामी स्मृति लोप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिनमें पश्चगामी स्मृति लोप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसके बाद जब उन पर्सन की डेथ हुई तो उनके ब्रेन की स्टडी की गई। ब्रेन की जब स्टडी की गई तो उसमें ये देखा गया कि उनके ब्रेन का स्पेसिफिक पार्ट जो फोर ब्रेन का पार्ट है, फोर ब्रेन में आपके डांस फिल्म का पार्ट है, डांस फिल्म के दो पार्ट आपके होते हैं, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो ऐसे व्यक्तियों का जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस था वो क्षतिग्रस्त था, वो डैमेज कंडीशन में था। इससे ये पता चल गया कि एलटीएम के जो ट्रेस हैं, मेमोरी ट्रेस हैं, वो थैलेमस और हाइपोथैलेमस में ही संचित रहते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? यानी जो भी पर्सन आपका अल्कोहलिक है और जिसमें पश्चगामी स्मृति लोप उत्पन्न हुआ है, ऐसे व्यक्तियों का जो डांस फैलन है उसका ये दोनों पार्ट थैलेमस और हाइपोथैलेमस क्षतिग्रस्त हो जाता है। ये स्टडी ये शो कर दी कि हमारी जो एलटीएम की सूचनाएं हैं या एलटीएम के जो मेमोरी ट्रेस हैं वो आपके थैलेमस और हाइपोथैलेमस पर ही बनते हैं। इसी वजह से थैलेमस हाइपोथैलेमस के क्षतिग्रस्त होने पे पश्चगामी स्मृति लोप उत्पन्न हुआ। क्लियर है? यहाँ हम आपको बता दें कि जो अभी हाल ही की जो रिसर्चेज हुए हैं उसमें ये पाया गया है कि जो अल्जाइमर डिजीज़ है, अल्जाइमर जो डिजीज़ है उसमें जो स्मृति लोप उत्पन्न होता है
वो मुख्य रूप से पश्चगामी स्मृति लोप उत्पन्न होता है। अल्जाइमर डिजीज में मुख्य रूप से पश्चगामी जो स्मृति लोप है वही उत्पन्न होता है। और जो ऐसे पेशेंट होते हैं उनके ब्रेन की स्टडी अगर हम करें तो उनके ब्रेन की स्टडी से भी ये पता चला है कि एलटीएम के जो मेमोरी ट्रेस हैं, उनके एलटीएम के जो मेमोरी ट्रेस हैं वो स्पेसिफिक पार्ट आपके वहीं थैलेमस और हाइपोथैलेमस यानी डायंसिफिलिन पे ही रहते हैं। और जो ऐसे आपके अल्जाइमर के जो पेशेंट हैं, ऐसे पेशेंट वो लगभग उनकी एज जो होती है 65 या उससे अधिक होती है। इनका नियर अबाउट जो एज होता है वो 65 या उससे अधिक भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति लगभग आपके 5 या 6% ही पाए जाते हैं। अल्जाइमर डिजीज़ के पेशेंट बहुत अधिक नहीं मिलते हैं, लगभग 5 या 6% की ही बात यहाँ पे की जाती है कि 5 या 6% ऐसे ही पेशेंट होते हैं जो ऐसे मिलते हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं जो अल्जाइमर पेशेंट हैं जिनमें पश्चगामी स्मृति, यहाँ पर बस यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पश्चगामी स्मृति लोप जो उत्पन्न हो रहा है वो अल्जाइमर पेशेंट में मैक्सिमम होते हैं। इनमें अगर पर्सन एल्कोहलिक होगा तो उसका थैलेमस हाइपोथैलेमस जो होता है वो डैमेज कंडीशन में होगा। एल्कोहलिक नहीं होगा तब भी आपका थैलेमस हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब होता है, डायंसिफिलिन डिस्टर्ब होता है, तभी उसमें पश्चगामी स्मृति लोप उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें व्यक्ति की जिसमें अल्जाइमर की डिजीज़ है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं शुरुआत में, जो अल्जाइमर के पेशेंट होते हैं शुरुआत में इनको अपना जो नंबर है, जैसे किसी का टेलीफोन नंबर है या कोई डिजिट है, तो वो उसको भूलना शुरू करते हैं। इसके बाद वो किसी व्यक्ति का नाम, उसका घर, उसका एड्रेस, ये सब भूलना शुरू करते हैं। और बाद में धीरे धीरे जब इस डिजीज़ की गंभीरता और ज़्यादा बढ़ती है तो ये अपने ही बच्चे परिवार के सदस्यों को पहचानना धीरे धीरे कम कर देते हैं या नहीं पहचानते हैं। ये अल्जाइमर के पेशेंट की कंडीशन होती है। यहाँ मैं हम आपको पहले भी बता रहे हैं, फिर मैं कह रही हूँ कि ये जो अल्जाइमर के पेशेंट हैं उनकी एज लगभग 65 टू एबव होती है और ऐसे व्यक्ति कम से कम पाए जाते हैं। यहाँ पर आपकी कंपटीशन रिलेटेड क्वेश्चन है कि अल्जाइमर पेशेंट जो होते हैं उनकी एज नियर अबाउट कितनी होती है और ऐसे पेशेंट में अग्रगामी स्मृति लोप अधिकतर उत्पन्न होता है या पश्चगामी स्मृति लोप। यहाँ आपका आंसर होगा कि ऐसे व्यक्ति जो अल्जाइमर पेशेंट हैं उनकी एज 65 टू एबव और इनमें मैक्सिमम पश्चगामी स्मृति लोप उत्पन्न होता है जो आपके फोर ब्रेन के डायंसिफिलिन से रिलेटेड है, यानी डायंसिफिलिन के स्पेसिफिक पार्ट आपका एलटीएम पे के जहाँ पे ट्रेस बनते हैं, आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट अगर हम इसमें और आगे बात करें और थोड़ा सा तो डीपली यहाँ पर देखिएगा आप, तो यहाँ आपका एक और क्वेश्चन बन रहा है कि आपका जो एलटीएम है उसके लिए मस्तिष्क का कौन सा विशेष स्पेसिफिक पार्ट जो है वो उत्तरदायी है। तो यहाँ आप ये जान लीजिए कि जो एलटीएम है उसका स्पेसिफिक पार्ट जो है, जो मेमोरी ट्रेस है, एलटीएम की मेमोरी जो ट्रेस हैं आपके ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट डायंसिफिलिन या हाइथैलेमस हाइपोथैलेमस पर पाए जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन को जब डाइवर्ट करते हैं प्रोफेसर तो यहाँ ये कह सकते हैं कि डायंसिफिलिन पार्ट होगा, टेलेंसिफिलिन पार्ट होगा, थैलेमस हाइपोथैलेमस को नहीं शो करेंगे। या ये पूछा जा सकता है कि थैलेमस हाइपोथैलेमस फोरब्रेन की किसका पार्ट है, तो यहाँ फोरब्रेन की डायंसिफिलिन का पार्ट है क्योंकि डायंसिफिलिन टेलेंसिफिलिन दोनों आपके फोरब्रेन के ही पार्ट हैं। क्लियर है? तो यहाँ कुछ चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि आपके डायंसिफिलिन का पार्ट थैलेमस हाइपोथैलेमस जहाँ पर आपके एलटीएम के ट्रेस बनते हैं या मिलते हैं या अवस्थित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अल्जाइमर पेशेंट की एज नियर अबाउट आपके 65 टू एबव, ऐसे पेशेंट आपके 5 to 6% ही पाए जाते हैं। शुरुआती दौर में अल्जाइमर की शुरुआती दौर में ऐसे जो पेशेंट होते हैं अल्जाइमर के वो किसी का टेलीफोन नंबर या कोई डिजिट इन सबको भूलना शुरू करते हैं। धीरे धीरे जब और ज़्यादा अल्जाइमर की कंडीशन बढ़ती है, डिजीज़ और ज़्यादा गंभीर होता है, क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट जब करना शुरू कर देता है तो जो पर्सन है वो धीरे धीरे दूसरों का नाम, परिचित है व्यक्ति उनसे बात कर रहा है लेकिन उनका नाम उसको नहीं याद है। फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ने के बाद जो पर्सन है वो
अपने घर के ही व्यक्तियों का नाम भूलने लगता है। घर के ही लोग हैं, उसके सामने हैं, बातचीत कर रहा है, लेकिन वो उनका नाम नहीं बता सकता। और जब इसकी और ज़्यादा गंभीरता बढ़ जाती है तो वो अपने परिवार के बच्चों को, सदस्यों को और लोगों को भी पहचानना धीरे धीरे बंद कर देता है। ऐसे रोगियों की जो सिमेंटिक मेमोरी होती है, तो उनमें सिमेंटिक जो मेमोरी है वो भी डैमेज होने लगती है, स्किल्स रिलेटेड जो मेमोरी है वो भी डैमेज होने लगती है। यहाँ पे अगर हम प्रासंगिक स्मृति की बात करें तो वो भी डैमेज होगी, आत्मचरित स्मृति होगी वो भी डैमेज। वो अब ना ही अपने बारे में कुछ बता पाएंगे ऐसे पर्सन, ना दूसरों के बारे में बता पाएंगे, ना उनकी मेमोरी में अर्थ से संबंधित कोई सूचना, सिमेंटिक भी कोई कुछ नहीं रहेगा, यानी शब्दों अर्थों से संबंधित जो सूचनाएं होती हैं वो भी उनकी स्मृति में नहीं रहता है। और ऐसे व्यक्ति कहें तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं। हावर्लैंड ने एक ऐसे ही व्यक्ति का स्टडी किया था और उन्होंने पाया कि इसमें ऐसे रोगी जो होते हैं अपने स्मृति के साथ ही अपने पास्ट को भी त्याग देते हैं। हावर्लैंड का ऐसा कहना है। अकॉर्डिंग टू हावर्लैंड, उन्होंने कहा है कि जो ऐसे अल्जाइमर के पेशेंट होते हैं वो अपनी मेमोरी तो छोड़ते ही हैं, क्योंकि स्मृति का तो लोप हो ही रहा है। इसके साथ ही जो ऐसे पेशेंट होते हैं वो अपनी भूतकाल की अनुभूतियाँ जो होती हैं, जो उनका पास्ट है, उनको भी वो भूल जाते हैं। कहे तो एक तरह से वो अपनी आत्मा ही खो देते हैं। जब ऐसे पेशेंट की स्टडी करनी हुई तो डेथ के बाद इनकी ब्रेन की स्टडी की गई। किसकी ब्रेन की? अल्जाइमर के पेशेंट की। तो डेथ के बाद जब अल्जाइमर के पेशेंट की ब्रेन की स्टडी की गई तो ये पता चला है कि इनमें एक विशेष तरह का तत्व जिसे एमिलालॉइड बीटा प्रोटीन कहा जाता है। यहाँ एमिलॉइड जो बीटा प्रोटीन है वो इसी के लिए, यानी अल्जाइमर के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी होता है। इसकी जो मात्रा थी वो अधिक पाई जाती है अल्जाइमर के पेशेंट में। यानी जो अल्जाइमर का पेशेंट होगा उसमें, अकॉर्डिंग टू हावर्लैंड, उन्होंने कहा ही कि स्मृति के साथ ऐसे रोगी जो है अपनी भूतकाल की जो अनुभूतियाँ होती हैं उनका भी त्याग कर देते हैं। और साथ ही जब ऐसे पेशेंट की डेथ के बाद, अल्जाइमर के पेशेंट की डेथ के बाद उनकी ब्रेन की स्टडी की गई तो ये पाया गया कि इसके ब्रेन में एक विशेष तरह का जो तत्व है एमिलॉइड बीटा प्रोटीन जिसे कहा जाता है। अब यहाँ पे आपके कंपटीशन का ये क्वेश्चन बन जाता है कि अल्जाइमर की पेशेंट में ऐसे जो स्पेसिफिक जो तत्व पाया जाता है उसका नाम क्या है? तो यह एमिलॉइड बीटा प्रोटीन कहा जाएगा। या ये पूछा जा सकता है कि एमिलॉइड जो बीटा प्रोटीन है वो मस्तिष्क में किस प्रकार के रोगियों में पाया जा सकता है? तो यहाँ एमिलॉइड बीटा प्रोटीन जो है वो अल्जाइमर के पेशेंट के रोगियों में मस्तिष्क में पाया जाता है, विशेष रूप से पाया जाता है। और इसकी जो मात्रा होती है वो काफ़ी अधिक होती है। इसकी मात्रा काफ़ी अधिक होती है। और जो ऐसे तत्व होते हैं, जो एमिलॉइड बीटा प्रोटीन के ऐसे इस प्रकार के जो तत्व होते हैं वे उन न्यूरॉन्स को डैमेज कर देते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर को, विशेष रूप से मैं बात करूंगी यहाँ एस्टिल कोलिन की, क्योंकि ये डैमेज किसको कर रहे हैं? एलटीएम को। और एलटीएम के लिए उत्तरदायी कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है? एसिटिल कोलिन। थोड़ा मेमोरी में आप लोग ध्यान से रखिएगा इसको अपने। तो यहाँ हम बात कर रहे थे एमिलॉइड बीटा प्रोटीन की। जो अल्जाइमर के पेशेंट होते हैं उनमें एमिलॉइड बीटा प्रोटीन की जो मात्रा होती है मस्तिष्क में विशेष रूप से अधिक मात्रा में होती है या अधिक मात्रा में पाई जाती है। जो ये एमिलॉइड बीटा प्रोटीन है इसकी अधिक मात्रा के कारण ये न्यूरॉन्स को डैमेज कर देते हैं। ये न्यूरॉन को डैमेज कर देते हैं। जब ये न्यूरॉन्स को डैमेज कर देते हैं, क्षतिग्रस्त कर देते हैं, वैसी स्थिति में न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन को भी डैमेज कर रहा है और न्यूरोट्रांसमीटर जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में पाया जाता है, विशेष रूप से बात यहाँ पे किसकी हो रही है? एसिटिल कोलिन की। क्योंकि पश्चगामी स्मृति लोक के लिए उत्तरदायी कौन है? एलटीएम। एलटीएम का जो ट्रेस है वो डैमेज हो जाता है। तो और एलटीएम के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा हो गया आपका? एसिटिल कोलिन। तो एसिटिल कोलिन को
जो सूचनाएं को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करता है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर का वही कार्य है। ये जो है आपका न्यूरोट्रांसमीटर, उसकी जो सूचनाओं का अंतरण करते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं, उनमें कमी आने लगती है। क्योंकि आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर, इनकी बात मैं करूँ एसिटिलकोलिन की, तो ये एलटीएम के जो स्मृति चिन्ह हैं इनके ट्रेस को वो बनाए रखते हैं, जीवित रखते हैं। एसिटिलकोलिन जो है वो एलटीएम के मेमोरी ट्रेस को जीवित बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है, एसिटिलकोलिन जो है उसकी भूमिका सबसे अधिक होती है और सबसे अधिक मजबूत होती है एलटीएम में। लेकिन अल्जाइमर के जो पेशेंट होते हैं उनमें सामान्य से कम मात्रा में एसिटिलकोलिन पाई जाती है, सामान्य से कम मात्रा में। यहाँ सामान्य से अधिक मात्रा में उसके पास क्या पाया जा रहा है, एमिलालॉयड बीटा प्रोटीन। तो एमिलालॉयड जो बीटा प्रोटीन है उसकी मात्रा जब बढ़ती है न्यूरॉन डैमेज होता है। इसके साथ ही आपके जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे न्यूरोट्रांसमीटर स्पेसिफिक आपके एसिटिलकोलिन, उसकी भी मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। उसकी मात्रा जब सामान्य से कम हो जाती है तो इसका इफेक्ट पड़ता है एलटीएम पर। क्यों? क्योंकि एसिटिलकोलिन जो है वो एलटीएम से रिलेटेड जितने भी मेमोरी ट्रेस होते हैं, एलटीएम से रिलेटेड जितने भी मेमोरी ट्रेस होते हैं उनको वो जीवित रखने का कार्य करता है या जीवित रखने में मदद करता है। तो इधर एमिलालॉयड बीटा प्रोटीन ने न्यूरॉन्स को डैमेज किया, साथ ही एसिटिलकोलिन की मात्रा में भी कमी आई, सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी आपका जो आवेग है उनका संचरण करने में अब समर्थ नहीं हो पा रहा है। और इसके साथ ही एसिटिलकोलिन की कम मात्रा के कारण जो मेमोरी ट्रेस आपके एलटीएम के हैं वो भी धीरे धीरे कम होने लगे। मेमोरी ट्रेस का कम होना ये शो कर दिया कि अब आपकी भी मेमोरी जा रही है, अमनेसिया की सिचुएशन आ रही है। तो यहाँ पे एलटीएम का जो मेमोरी ट्रेस है वो कम होने लगता है, कम होते होते धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इस कंडीशन में एसिटिलकोलिन की मात्रा सामान्य से कम ही नहीं होती बल्कि बिल्कुल कम होती चली जाती है। जैसे जैसे एसिटिलकोलिन की मात्रा में कमी आती है वैसे वैसे एलटीएम जो है उसके ट्रेस कम होने लगते हैं। तो एलटीएम का उधर ट्रेस कम हो रहा है, एसिटिलकोलिन की मात्रा कम हो रही है। इन दोनों में जब कमी आती है तो अल्जाइमर की जो कंडीशन है, जो डिजीज़ की कंडीशन है, वो निरंतर बढ़ने लगती है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर यानी जैसे ही एसिटिलकोलिन की मात्रा में कमी आई वैसे ही एलटीएम की मेमोरी ट्रेस भी आपके धुंधले पड़ने लगे और जो आपकी ट्रेस थी अब वो और कम होने लगी। कम जैसे ही ट्रेस एलटीएम के होंगे, एसिटिलकोलिन की मात्रा डाउन होगी, उसी कंडीशन में आपकी रोग की गंभीरता भी बढ़ती चली जाएगी। और जैसे जैसे रोग की गंभीरता बढ़ेगी व्यक्ति में पश्चिगामी स्मृति लोप पूर्ण रूप से बन जाएगा या स्मृति लोप पश्चिगामी हो जाएगा। क्लियर है? मैककॉर्मिक के अनुसार अगर हम बात करें तो मैककॉर्मिक ने ये बताया है कि कुछ ऐसी जो हमारी मेमोरी होती है जो ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट में ही बनी रहती है, वो किसी विशिष्ट भाग से ही अपना संबंध रखती है। जैसे आपका क्लासिकल कंडीशनिंग है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग से होने वाली जो हमारी अनुभूतियाँ होती हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग से जो हमें अनुभूतियाँ मिलती हैं वो ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट अगर बात करें तो लघु मस्तिष्क में ही बनी हुई होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे लेस्ले की अगर बात करूं तो उन्होंने कहा है कि जो हमारी मेमोरी है वो ब्रेन के किसी स्पेसिफिक भाग में नहीं होती, वो किसी पार्ट में नहीं हो सकती। आज के समय में अगर हम बात करें तो जो पेट पोजीशन एमिशन टोमोग्राफी की बात की जाए, जिससे में मस्तिष्क के स्पेसिफिक एरिया के जो क्या क्या कार्य हैं उनका मेजरमेंट किया जाता है ग्लूकोज के माध्यम से, जिसे वहीं पे पेट कहा गया है, पोजीशन एमिशन टोमोग्राफी। ठीक है, तो इसके द्वारा जो मेजरमेंट किया जाता है ब्रेन में कि मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों की क्रियाओं को प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा कि इसमें ग्लूकोज के माध्यम से यहाँ पर पेट दिखाया जाता है या उसको शो किया जाता है। तो इसके माध्यम से जो पता चला है पेट के द्वारा जो स्कैनिंग की गई है, जो टोमोग्राफी से पता चला, उसमें देखा गया कि जो इनकोडिंग होती है
जो इनकोडिंग होती है, वो इनकोडिंग से रिलेटेड जो हमारी क्रियाएं हैं, ये आपकी एमिशन जो टोमोग्राफी है उससे पता चला था। पोजीशन एमिशन टोमोग्राफी से ये पता चला कि जो हम इनकोड करते हैं, इनकोडिंग की जो हमारी क्रियाएं होती हैं, मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा था कि जब भी हम मेमोरी में किसी विषय वस्तु को या सूचना को रखना चाहते हैं तो सबसे पहला क्रिया हमारी जो होती है वो इनकोडिंग की होती है। तो जो हमारी इनकोडिंग की क्रियाएं होती हैं वो मस्तिष्क के अग्रपाली से संबंधित होती हैं। जो इनकोडिंग की क्रियाएं होती हैं वो मस्तिष्क के अग्रपाली से संबंधित होती हैं। साथ ही जो हमारी शंखपाली है, शंखपाली, यहाँ जो आप लोगों को बताया गया था फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑप्टिकल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, तो यहाँ उसी लोब्स की बात की जा रही है। तो जो हमारी शंखपाली है उसका संबंध जो है संरचनात्मक रूप से देखे जाने वाली वस्तुओं की फ्रेमिंग से संबंधित होता है। जबकि जो हमारा हिप्पोकैम्पस है, हिप्पोकैम्पस, उसका संबंध वस्तुओं की प्रासंगिक पहचान से होता है। हिप्पोकैम्पस का संबंध वस्तुओं की प्रासंगिक पहचान से होता है। अगर हम भित्तीय पाली की बात करें, भित्तीय पाली की, तो हमारी जो मस्तिष्क की भित्तीय पाली है वो चलन स्मृति का उच्चारण रूप से उसका संबंध होता है। एमिगडाला जो हमारा स्पेसिफिक एरिया है ब्रेन का, वो हमारी संवेगात्मक अनुभूतियों के संचयन से संबंधित है। एमिगडाला जो है वो हमारी संवेगात्मक अनुभूतियों के संचयन से संबंधित होता है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि स्मृति के जो न्यूरोजैविक आधार हैं, ये सब आपके मस्तिष्क के में जो स्मृति है उसका न्यूरोजैविक आधार है। यहाँ मनोवैज्ञानिकों ने जो स्टडी किया था, जो रिसर्च किया, वो उसका जो उन्होंने डाटा कलेक्शन किया वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप से उनको मिला और उस पर स्टडी करने के बाद ही उन्होंने अपने विचार को दिया। यहाँ जो रिसर्चियर्स थे उनमें अगर हम स्क्यूलर की बात करें तो उन्होंने बताया है कि सचमुच में मस्तिष्क के भीतर दो अलग अलग जो होते हैं वो संचयन तंत्र हैं। मस्तिष्क में दो अलग अलग प्रकार के संचयन तंत्र हैं। इसमें पहला जो तंत्र हमारा होता है, जो हमारा मस्तिष्क का पहला संचयन तंत्र है, वो उन सारी सूचनाओं को संचित रखता है। जो पहला संचयन तंत्र है वो मस्तिष्क में उन सारी सूचनाओं को संचित रखता है जिन्हें दृष्टि या शाब्दिक प्रस्ताव के रूप में चेतन में लाया जाता है, जिन्हें हम देखते हैं और शब्दों के माध्यम से हम उन्हें रिकॉल कर सकते हैं। वैसी जो सूचनाएं होती हैं वो हमारे प्रथम संचयन तंत्र के अंतर्गत आती हैं और उन्हें हम शाब्दिक प्रस्ताव के रूप में ही हम चेतन में लाते हैं। और चेतन में लाने का मतलब कि हम उन्हें रिकॉल कर सकते हैं। इसमें आपकी प्रासंगिक स्मृति, अर्थगत स्मृति, दोनों प्रकार की स्मृतियाँ आ जाएंगी। यहाँ प्रासंगिक स्मृति होगी तब भी, प्रासंगिक स्मृति का मतलब कि वे स्मृतियाँ जिन्हें हम शब्दों के माध्यम से, कथा या कहानी के माध्यम से सुना पाते हैं किसी को। बचपन में मैं गांव में रहती थी या गांव में रहता था, गांव में मैं ऐसे ऐसे जाता था, ऐसी बातें होती थी, या कल सुबह मुझे 9 बजे जाना है। तो यहाँ पे ये जो आपकी है ये प्रासंगिक स्मृति है। दूसरी है अर्थगत स्मृति, H2O। तो यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाएंगे पानी बन जाएगा। यहाँ अर्थ हम समझ रहे हैं, 2 × 2 = 4। तो यहाँ क्या है, हम 2 में जब भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो वो 4 ही आएगा। यहाँ अर्थ मखमल मुलायम है। तो यहाँ हम जो शब्द बोला जा रहा है उसका अर्थ समझ रहे हैं और वो अर्थ हमारी स्मृति में फीड है। हम उस शब्द, जैसे H2O कहते ही पानी तुरंत दिमाग में आ जा रहा है, तो ये जो शब्द निकले हैं उसका हम तुरंत अर्थ निकाल ले रहे हैं। ऐसी स्मृतियाँ और प्रासंगिक दोनों प्रकार की जो हमारी स्मृतियाँ होती हैं वो आपकी दृश्य प्रतिमा या शाब्दिक प्रस्ताव के रूप में चेतना में लाई जाती हैं। क्लियर है? इस तरह का जो ये संचयन तंत्र है, इस तरह का जो संचयन तंत्र है, इसको कहा गया है घोषात्मक स्मृति, यानी जिसकी हम घोषा कर सकते हैं, जिसे कहा जा सकता है। इस तरह का जो आपका घोषात्मक स्मृति है उसका संचयन कहाँ पे होगा? कहीं ना कहीं तो उसका स्टोरेज होगा। विदाउट स्टोरेज तो हम उसे रिकॉल कर नहीं पाएंगे।
तो यहाँ जो इसका संचयन हो रहा है आपकी घोषणात्मक स्मृति का, इसका स्पेसिफिक पार्ट है आपका थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। साथ ही अगर विशेष संरचना की बात करें तो हिप्पोकैम्पस में भी ऐसी जो हमारी स्मृतियाँ होती हैं वो मिलती हैं, लेकिन इसका स्पेसिफिक पार्ट, अगर घोषात्मक स्मृति के स्पेसिफिक पार्ट की बात की जाए तो यहाँ थैलेमस होगा, लिम्बिक सिस्टम एंड हिप्पोकैम्पस, जिसमें कि ऐसी जो हमारी स्मृतियाँ होती हैं, चाहे अर्थगत स्मृति हो, चाहे वो प्रासंगिक स्मृति हो, चाहे इन दोनों को मिलाकर के घोषात्मक स्मृति कही गई है, चाहे ये हो, ये सभी हमारी जो सूचनाएं, इनसे संबंधित सूचनाएं यानी घोषात्मक स्मृति, प्रासंगिक स्मृति, या अगर हम बात करें अर्थगत स्मृति की, तो इन सभी से संबंधित जो हमारी सूचनाएं होती हैं वो थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और हिप्पोकैम्पस में ही मिलेंगी। दूसरा जो इसका संचयन तंत्र है, यह दूसरा संचयन तंत्र वैसा संचयन तंत्र होता है जिसमें सारी सूचनाओं को संचित किया जाता है। सारी सूचनाएं जो होती हैं व्यक्ति की विषय वस्तु, उन सबको संचित किया जाता है जो व्यक्ति के चेतन के सीधे पहुंच में नहीं होती, यानी हम उस पर जोर देते हैं तब जा कर के, नहीं तो उसे क्रिया रूप दे देते हैं। तो यहाँ हमारी जो चेतना है उसमें वो सीधे नहीं पहुँचेगी, डायरेक्टली नहीं आएगी, लेकिन जो ऐसी सूचनाएं होती हैं वो व्यक्ति में अभ्यास करने पर, कंडीशनिंग से उत्पन्न हो जाएंगी। यहाँ बस पहली सूचना तो है आपकी कि मेमोरी में क्या हम रख पाए थे, इसका रिकॉल हो जाता है। दूसरा जो संचयन तंत्र है, जो दूसरा स्टोरेज है, उस दूसरे स्टोरेज में जो हमारी स्मृति में जो सूचनाएं होती हैं हम उनको संचित कर पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं, लेकिन सीधे डायरेक्ट हम उसे अपने कॉन्शियस लेवल पे नहीं ला सकते, चेतन स्तर पे हम उसे नहीं ला सकते। हाँ, लेकिन इसका रिकॉल कैसे होगा आपका, कोई हम क्रिया कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, कंडीशनिंग हो गई है, उससे हम इसको रिकॉल कर सकते हैं। अधिकतर जो ऐसी सूचनाएं होती हैं जिनका संचयन आपके जो दूसरा संचयन तंत्र है, सेकेंड स्टोरेज है, उसमें जो ऐसी सूचनाएं होती हैं वो अभ्यास, अनुभूति और आपकी अनुबंध से संबंधित होती हैं। इन्हीं के द्वारा इन्हें रिकॉल किया जा सकता है, जैसे कार चलाना, साइकिल चलाना, टाइपिंग करना। तो यहाँ ये जो आपकी अनुभूतियाँ हैं, आपको टाइपिंग आती है, आप उसे कह नहीं सकते। साइकिल आ रही है लेकिन आप उसे हाँ आती है, ये आप कह सकते हो, लेकिन कैसे चलाना है उसको। साइकिल दे दी जाएगी तो चला लोगे, बाइक दे दी जा रही है चला लोगे, कार दे दी जा रही है चला लोगे, लेकिन आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ चेतन में नहीं है वो, लेकिन उसे क्रिया रूप जब दिया जाएगा तो आप उसका परफॉर्मेंस कर सकते हो। जो ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं वो आपके सेकेंड स्टोरेज में होती हैं। क्लियर है। तो यहाँ इस तरह के जो संचयन तंत्र हैं आपकी, वो कार्यविधि स्मृति इसलिए इसे कहा गया है क्योंकि एक कार्य से संबंधित होती है। ऐसे स्मृतियों को कार्यविधि स्मृति कहा जाता है। और ये जो आपकी मेमोरी होती है, ये जो आपकी स्मृति होती है, इसका जो स्टोर होता है वो लघु मस्तिष्क में होता है, लघु मस्तिष्क। साथ ही अगर हम थैलेमस हाइपोथैलेमस में बात करें तो वहाँ पर भी इसकी कुछ जो सूचनाएं होती हैं वो संचित होती हैं। यानी आपकी जो सेकेंड स्टोरेज की मेमोरी है उसमें आपकी लघु मस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस में कार्य विधि से संबंधित स्मृतियों को संचित किया जाता है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बस यही आपको अब ध्यान रखना है कि जो हमारी सूचनाएं होती हैं जो डायरेक्ट चेतना में नहीं आती, वो क्रियाविधि या कार्यविधि से संबंधित स्मृतियाँ होती हैं, वो स्किल से रिलेटेड होती हैं और इनका संचयन लघु मस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस में होता है। अब हम आगे अगर बात करें संवेगात्मक स्मृतियों की, जो हमारी इमोशंस रिलेटेड होती हैं, तो जो संवेगात्मक स्मृतियाँ होती हैं या संवेगात्मक अनुभूतियाँ होती हैं, इनसे रिलेटेड जो हमारी मेमोरी है, संवेगात्मक स्मृतियों से संबंधित जो हमारी स्मृति है वो एमिगडाला और लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट है। एमिगडाला और लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट है या अंश होता है, उसी से वो नियंत्रित होती हैं। कौन नियंत्रित हो रहा है? संवेगात्मक स्मृतियाँ, यानी जो हमारे अंदर इमोशन से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, अनुभूति है, वो आपकी एमिगडाला और लिम्बिक सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, उन्हीं का पार्ट है और उन्हीं में ये अवस्थित भी होती हैं।
क्लियर है। यहाँ आप ये बस इतना जान लीजिए कि आपकी जो प्रासंगिक स्मृति है या घोषात्मक स्मृति है वो आपके संचयन तंत्र के प्रथम भाग में होगी। संचयन तंत्र के दूसरे भाग में स्टोरेज का जो दूसरा पार्ट होगा उसमें आपके कार्य से संबंधित या कार्य विधि स्मृति से संबंधित जो सूचनाएं होंगी वो संचित रहेंगी, जिन्हें आप चेतना पे डायरेक्ट नहीं ला सकते। इनके लिए आपका लघु मस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस विशेष रूप से उत्तरदायी होगा। तीसरा है आपकी संवेगात्मक स्मृति। ये जो संवेगात्मक स्मृतियां हैं आपकी, ये संवेगात्मक अनुभूतियों से संबंधित जो स्मृतियां हैं वो एमिगडाला और लिम्बिक सिस्टम इन दोनों से नियंत्रित होती हैं और इन्हीं के द्वारा ये संचालित भी होती हैं। क्लियर है। यहाँ आप ये कह सकते हो कि जो मस्तिष्क का स्पेसिफिक पार्ट है, स्पेसिफिक पार्ट उसके कई ऐसे पार्ट हैं जो आपके एलटीएम से रिलेटेड हैं। यानी ब्रेन में कई ऐसे पार्ट हैं, जैसे आपका लघु मस्तिष्क हो गया, थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, हिप्पोकैम्पस हो गया, आपकी एमिगडाला हो गया, लिम्बिक सिस्टम हो गया। ये सभी भाग जो है आपके एलटीएम से रिलेटेड हैं। इन सभी पर एलटीएम से रिलेटेड जो मेमोरी ट्रेस हैं वो बनते हैं। यहाँ बस इतना ही कहा जा सकता है कि एलटीएम से रिलेटेड जो मेमोरी ट्रेस बन रहे हैं वो आपके ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट पे तो जो बन रहे हैं, स्पेसिफिक पार्ट के अंतर्गत आपका ये सारे पार्ट आ जाएंगे। यानी फोरब्रेन का भी पार्ट आ रहा है, लघु मस्तिष्क भी आ रहा है, लिम्बिक सिस्टम, हिप्पोकैम्पस, ये सारे जो पार्ट है वो आपके एलटीएम के लिए उत्तरदायी हैं। साथ ही एलटीएम के लिए स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन की विशेष भूमिका होती है। यहाँ क्लियर हो रहा है आपको। अंतिम रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो ये ब्रेन से संबंधित जो सूचनाओं का संसाधन होता है, क्योंकि सूचना एक जगह से दूसरी जगह जाएगी और जाएगी तो वो जब भी जाएगी तो न्यूरॉन के माध्यम से जाएगी। न्यूरॉन के माध्यम से जाएगी तो वो उसमें न्यूरोट्रांसमीटर का फंक्शन होना ही है। तो यहाँ जो सूचनाओं का संसाधन हो रहा है वो एक एक करके एक साथ हो सके, एक एक करके एक साथ हो सके, इसके लिए एक स्थान का जो बिंदु है दूसरे स्थान के प्रारंभिक बिंदु से एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। ये कहने का मतलब है कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा न्यूरॉन, इनके बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट होगा जिसमें आपके एसिटिलकोलिन होंगी। एसिटिलकोलिन स्पेसिफिक रूप से आपके एलटीएम के लिए उत्तरदायी होगा और इसी एसिटिलकोलिन के माध्यम से सूचनाओं की प्रोसेसिंग होती रहेगी। न्यूरॉन के जो इम्पल्स हैं, आवेग हैं, वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे एसिटिलकोलिन के द्वारा जो है प्रोसेसिंग में रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, जिससे कि हमारे एलटीएम की मेमोरी ट्रेस जो हैं वो जीवित रहेंगे, बने रहेंगे और हम सूचनाओं को प्रोसेस करते रहेंगे।